फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शीर्षक क्लासेस। जैसा कि आपने अभी पिछली वीडियो में पढ़ा है चैप्टर नंबर 5 और आज आप इस वीडियो में देखेंगे चैप्टर नंबर 6 ऑफ ज्योग्राफी क्लास 6। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप, यानी हम पृथ्वी के अंतर्गत जितने भी स्थल के रूप हैं उन्हें देखेंगे किस किस प्रकार के हैं और उनके यूजेस कहाँ होते हैं, क्या होते हैं और वे कहाँ कहाँ पे बसे हुए हैं। तो स्टार्ट करने से पहले फटाफट वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप में पूछ रहा है कि आपने इसमें कुछ स्थल रूपों को जरूर देखा होगा और इसे 6.1 में दिखाया गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं पर्वत, पठार यानी जो चीजें स्थल समतल हैं, पर्वत श्रृंखला, घाटी, पहाड़ी, मैदान, वितरिका, स्थल, संधि, तट, प्रायद्वीप, नदी, मुहाना, समुद्र, झील और पठार इत्यादि। तो इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में आज हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर ये कैसे होते हैं और ये दिखते कैसे हैं और ये किस प्रकार बनते हैं। तो देखिए, पृथ्वी पर अनगिनत प्रकार के स्थल रूप हैं और स्थल मंडल के कुछ भाग ऊंचे नीचे तथा कुछ समतल होते हैं। ऊंचे नीचे यानी ऊपर नीचे, उबड़ खाबड़, और समतल यानी बिल्कुल एक सहन एक जैसा। ये स्थल रूप दो प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप बनते हैं और आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि मैदान जिस पर आप खड़े हैं, यानी हम जिस पर खड़े हैं, जिस धरती पर खड़े हैं, उसमें धीरे धीरे गति होती रहती है और पृथ्वी के अंदर लगातार गति हो रही है। प्रथम या आंतरिक प्रक्रिया के कारण बहुत से स्थानों पर पृथ्वी की सतह कहीं ऊपर उठ जाती है और कहीं धंस जाती है। यानी जो भी अंदर प्रक्रियाएं हो रही हैं, यानी जो भी पृथ्वी के अंदर प्लेट्स हैं, वो एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाती हैं या गति होने के कारण। तो इसका कहने का मतलब यहाँ पर यही है कि इसी वजह से पृथ्वी कभी ऊपर नीचे होना या धंस जाना इसी की वजह से होता है। अब देखिए, डू यू नो, क्या आप जानते हैं कि पहाड़ी वह स्थलीय भाग है जो कि आसपास की भूमि से ऊंची होती है और 600 मीटर से अधिक ऊंचाई एवं खड़ी ढाल वाली पहाड़ी को हम पर्वत कहते हैं। यानी जो 600 मीटर से अबव है उसे हम बोलेंगे पहाड़ी, और पर्वत, पहाड़ी को ही पर्वत कहा जाता है। और 8000 मीटर से कुछ ऊंचे पर्वतों के नाम आपको बताने हैं कि 8000 से भी ऊपर कौन कौन से हैं, जैसे हिमालय पर्वत, जो माउंट एवरेस्ट, देखिए ये सारे जो जितने भी पर्वत हैं। अब बात करते हैं आगे। देखिए, दूसरी या बाह्य प्रक्रिया यानी बाहर की प्रक्रिया स्थल के लगातार बनने एवं टूटने की प्रक्रिया है और पृथ्वी की सतह के टूटकर घिस जाने को हम अपरदन कहते हैं। यानी अपरदन किसे कहेंगे? जब पृथ्वी की कोई सतह घिस कर या टूट कर गिर जाती है तो उसे हम अपरदन कहते हैं। और अपरदन की क्रिया के द्वारा सतह नीची हो जाती है तथा निक्षेपण की प्रक्रिया के द्वारा इनका फिर से निर्माण होता है। और ये दो प्रक्रियाएं बहुत बहते हुए जल, वायु तथा बर्फ के द्वारा होती हैं। और हम विभिन्न स्थल रूपों को उनकी ऊंचाई एवं ढाल के आधार पर पर्वतों, पठारों एवं मैदानों में वर्गीकृत कर सकते हैं। आइए अब पढ़ते हैं पर्वत। बारी बारी से हम सारे जितने भी स्थल रूप हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। पर्वत पृथ्वी की सतह की प्राकृतिक ऊंचाई होती है। यानी जो पर्वत है वो प्राकृतिक रूप से बनते हैं। जैसा कि आप इसमें पिक्चर में देख सकते हैं, एक लड़की है और ये अपने कागज से ही ऐसे इस कागज को उठाती है तो ये पर्वत का शेप लेता है, इसी को ये बताती है। पर्वत का शिखर छोटा तथा आकार चौड़ा होता है और यह आसपास के क्षेत्र से बहुत ऊंचा होता है। कुछ पहाड़ बादलों से भी ऊंचे होते हैं। जैसे आप ऊंचाई पर जाएंगे तो जलवायु ठंडी होती जाती है और कुछ पर्वतों पर हमेशा जमी रहने वाली बर्फ की नदियां होती हैं जिन्हें हम हिमानी कहते हैं। यहाँ कुछ ऐसे भी पर्वत हैं जो समुद्र के भीतर है तथा उनमें जिन्हें आप नहीं देख सकते। कठोर जलवायु होने के कारण पर्वतीय क्षेत्रों में बहुत कम लोग निवास करते हैं और वहाँ का धरातल खड़ी ढाल वाला होता है तथा कृषि योग्य भूमि की कमी नहीं होती, यहाँ पे कमी होती है। और पर्वत एक रेखा के क्रम में भी व्यवस्थित हो सकते हैं जिसे हम श्रृंखला कहते हैं। यानी पर्वत अगर एक के बाद एक के बाद एक होती है तो उसे हम श्रृंखला बोलेंगे। देखिए, यहाँ पर भूप्रपट्टी और यहाँ पर वलित पर्वत दिखाया गया है। वलित पर्वत का अर्थ होता है हिमालय। कहा जाता है कि बहुत से पर्वतीय तंत्र
समानांतर श्रृंखलाओं के क्रम में होते हैं जो सैकड़ों किलोमीटर में फैले होते हैं। हिमालय, आल्प्स तथा एंडीज क्रम्स एशिया, यूरोप तथा दक्षिण अमेरिका की पर्वत श्रृंखलाएं हैं और पर्वतों की ऊंचाई एवं आकार में भिन्नता होती है। जैसे पर्वत 3 प्रकार के होते हैं। पहला है वलित, दूसरा भ्रांशोत्थ पर्वत तथा तीसरा ज्वालामुखी पर्वत। हिमालय तथा आल्प्स वलित पर्वत है और जिनकी सतह ऊबड़-खाबड़ तथा शिखर शंक्वाकार है। और भारत की अरावली श्रृंखला विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला है। यानी सबसे पुरानी वलित श्रृंखला कौन सी है? तो अरावली श्रृंखला। तो ये बिल्कुल ही याद आप रख सकते हैं। और अपरदन की प्रक्रिया के कारण ये श्रृंखला घिस गई है और उत्तरी अमेरिका के अपरेशियन तथा रूस के यूराल पर्वत गोलाकार दिखाई देते हैं एवं इनकी ऊंचाई कम है। ये बहुत पुराने वलित पर्वत होते हैं। जब बहुत बड़ा भाग टूट जाता है तब तथा ऊर्ध्वाधर रूप से विस्थापित हो जाता है तब भ्रांशोत्थ पर्वतों का निर्माण होता है और ऊपर उठे हुए खंडों को उत्खंड हास्ट तथा नीचे धंसे हुए खंडों को द्रोणिका भ्रंश ग्रोबन कहा जाता है। और यूरोप की राइट घाटी तथा वॉसजेस पर्वत इस तरह के पर्वत तंत्र के उदाहरण हैं। तो यहाँ पे ये जो नाम दिए गए हैं ये पर्वत तंत्र के उदाहरण हैं और एटलस में दिए गए विश्व मानचित्र में उनकी स्थिति को आप देखेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको एज अ एग्जाम्पल पता चल जाएगी। अब बात करते हैं ज्वालामुखी। तो देखिए, ज्वालामुखी पर्वत ज्वालामुखी क्रियाओं के कारण बनते हैं। यानी जो पर्वत के अंदर जितनी भी क्रियाएं हो रही होती हैं उसी की वजह से ज्वालामुखी का निर्माण होता है। और अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो तथा जापान का फ्यूजियामा इस तरह के पर्वतों के उदाहरण हैं। यानी अगर आप एग्जाम्पल देखिए तो यहाँ पे अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो और जापान का फ्यूजियामा बताया गया है। अब बात करते हैं पर्वत बहुत लाभदायक होते हैं। यानी किस प्रकार से? पर्वत जल के संग्रहागार होते हैं, उसमें जल भरा होता है और बहुत सी नदियों का स्रोत पर्वतों में स्थित हिमालयों में होता है और जलाशयों के जल को लोगों तक पहुंचाया जाता है। पर्वत के जल का उपयोग सिंचाई तथा पनबिजली के उत्पादन में भी किया जाता है और नदी घाटियां तथा वेदिकाएं कृषि के लिए उपयुक्त होती हैं। और पर्वतों में अलग अलग प्रकार की वनस्पतियां तथा जीव जंतु पाए जाते हैं और वनों से हमें ईंधन, चारा, आश्रय तथा दूसरे उत्पाद जैसे गोंद, रेजिन इत्यादि प्राप्त होता है। और सैलानियों के बीच ये पर्वतीय भाग उपयुक्त स्थान है। यानी जो पर्वत का है वो सैलानी यानी जो घूमने आते हैं उनके लिए सबसे अच्छा स्थान पर्वत माना गया है। और वे पर्वतों की यात्रा उनकी प्राकृतिक सुंदरता को देखने के लिए करते हैं। यानी अगर आप कहीं विजिट करने जाते हैं, कहीं घूमने जाते हैं, हॉलीडे स्पेंड करने जाते हैं तो इस तरह से आप देखेंगे कि आपको पर्वत पर घूमना ज़्यादा अच्छा लगता है और वहाँ की जो प्राकृतिक ब्यूटी ऑफ नेचर है वो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और इसी प्रकार यहाँ पे बहुत सारे खेल जैसे पैराग्लाइडिंग, हैंग ग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग तथा स्कीइंग और पर्वतों के प्रचलित खेल हैं। क्या आप हिमालय में स्थित कुछ ऐसे स्थानों के नाम बता सकते हैं जहाँ ये खेले जाते हैं? बिल्कुल। अब बात करते हैं पठार। अब पढ़ा आपने ज्वालामुखी के बारे में, अब देखेंगे पठार उठी हुई और सपाट भूमि होती है। यानी पहाड़ कैसा होता है? तो उठा हुआ और सपाट, यानी ऊपर से उसका कोना नहीं दिखाई देता, वो सपाट होता है और यह आसपास के क्षेत्रों में अधिक उठा होता है तथा उसका ऊपरी भाग मेज के समान सपाट होता है। यानी जो टेबल होता है उसी की तरह वो सपाट होता है। और किसी पठार के एक या एक से अधिक किनारे होते हैं उन्हें जिनके ढाल खड़े होते हैं और पठारों की ऊंचाई प्राय 100 मीटर से लेकर कई हजार मीटर तक हो सकती है। यानी ये पर्वतों से थोड़ा छोटा होता है लेकिन ये बहुत ही बड़ा भी हो सकता है। और पर्वतों की तरह पठार भी नए या पुराने हो सकते हैं और भारत में दक्कन पठार पुराने पठारों में से ही एक है। अब देखिए केन्या, तंजानिया तथा युगांडा का पूर्वी अफ्रीका पठार एवं ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी पठार इस प्रकार के उदाहरण हैं। और तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। अगर पूछा जाता है कि कौन सा सबसे ऊंचा पठार है तो तिब्बत का, जिसकी ऊंचाई मध्य समुद्र से 4000 से 6000 मीटर तक है। और पठार बहुत उपयोगी होते हैं क्योंकि उनमें खनिजों की प्रचुरता होती है। अभी तक आपने पढ़ा पर्वत क्यों है? वो जल का क्या करते हैं? उन्हें
वहाँ पर रोक के रखते हैं। वो जल का स्रोत होता है, लेकिन पठार यहाँ पर खनिजों की प्रचुरता को पूरी करता है। और यही कारण है कि विश्व के बहुत से खनन क्षेत्र पठारी भागों में स्थित हैं और अफ्रीका का पठार सोना एवं हीरो के खनन के लिए प्रसिद्ध है। तो आपने जाना सोने और हीरे के लिए भी पठार कितने ज्यादा उपयोगी हैं। भारत में छोटा नागपुर के पठार में लोहा, कोयला तथा मैग्नीज के बहुत बड़े भंडार पाए जाते हैं। पठारी क्षेत्रों में बहुत से जलप्रपात हो सकते हैं क्योंकि यहाँ नदियाँ ऊंचाई से गहरी है। और भारत में छोटा नागपुर पठार पर स्वर्णरेखा नदी पर स्थित हुंड्रू जलप्रपात तथा कर्नाटक में जोग जलप्रपात इस प्रकार के जलप्रपातों के उदाहरण है। तथा लावा पठार में काली मिट्टी की प्रचुरता होती है जो उपजाऊ है एवं खेती के लिए काफ़ी अच्छी भी होती हैं। और कई पठारों में रमणीय स्थल होते हैं जो पर्यटकों को बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। अभी आपने पढ़ा पहाड़, पर्वत और ज्वालामुखी के बारे में। अब आप देखेंगे मैदान। मैदान समतल होता है, जैसा कि आप जानते हैं जहाँ आप रहते हैं मैदान समतल होता है और भूमि के बहुत बड़े भाग होते हैं जैसे वे सामान्यतः मध्य समुद्री तल से 200 मीटर से अधिक ऊंचे नहीं होते। और कुछ मैदान काफी समतल होते हैं, कुछ उर्मिल तथा तरंगित हो सकते हैं और अधिकांश मैदान नदियों तथा उनकी सहायक नदियों के द्वारा बने हैं। नदियाँ पर्वतों के ढालों पर नीचे की ओर बहती हैं तथा उन्हें अपरदित कर देती हैं और वे ही अपरदित पदार्थों को अपने साथ आगे की ओर ले जाती हैं। अपने साथ ढोए जाने वाले पदार्थों जैसे पत्थर, बालू तथा सिल्ट को भी घाटियों में निक्षेपित कर देती हैं और इन्हीं निक्षेपों से मैदान का निर्माण होता है। जैसा कि आपने देखा होगा जब भी बारिश का मौसम होता है तो वो जब बारिश किसी भी जगह पर होती है और वो जब बारिश बहाव की स्थिति में होती है तो वो बहुत सारी चीज़ें अपने साथ बहा कर ले जाती हैं और उसी के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह पर वो जाकर स्थापित हो जाते हैं, तभी मैदान का निर्माण होता है। तो आपने समझा भी मैदान का निर्माण। अब देखिए मैदान बहुत अधिक उपजाऊ होते हैं, यहाँ परिवहन के साधनों का निर्माण करना आसान होता है, इसीलिए ये मैदान विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाले भाग होते हैं। नदियों के द्वारा बनाए गए कुछ बड़े मैदान एशिया तथा उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं। और एशिया में स्थित भारत में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र का मैदान तथा चीन में यांगत्से नदी का मैदान सबसे इसके प्रमुख उदाहरण हैं। और मैदान मनुष्य के रहने के लिए सबसे उपयोगी क्षेत्र भी होता है जहाँ यहाँ की जनसंख्या बहुत अधिक होती है और क्योंकि मकानों के बनाने तथा खेती के लिए यहाँ समतल भूमि की प्रचुरता होती है और उपजाऊ मिट्टी के कारण यह भाग खेती के लिए भी काफ़ी उपयुक्त होता है। और भारत में गंगा का मैदान देश में सबसे अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र है। जैसे कि आप देखिए यूपी में भी बहुत सारी चीज़ें यानी उत्तर प्रदेश में वहाँ पर भी जो वहाँ की ज़मीन है वे भी बहुत उपजाऊ है और वहाँ पे जनसंख्या भी काफ़ी ज़्यादा है। अब देखिए स्थल रूप एवं लोग। स्थल रूपों की विभिन्नता के अनुरूप ही मानव विभिन्न प्रकार से जीवन यापन करते हैं, यानी उसी के अकॉर्डिंग ये अपना जीवन निर्वाह करते हैं। जबकि पर्वतीय जो क्षेत्र है वहाँ पर जीवन बिताना बहुत ही कठिन है। वहाँ सैलानियों के लिए तो वह अट्रैक्टिव होता है लेकिन वहाँ पर हमेशा रहना बहुत ही कठिन होता है। मैदानी क्षेत्रों का जीवन पर्वतीय क्षेत्रों की तुलना में सरल होता है और मैदानों में फसलें जैसा कि आप देखेंगे उगाना, घर बनाना तथा सड़कें बनाना पर्वतीय क्षेत्रों की तुलना में अधिक आसान होता है। यानी पर्वत के क्षेत्रों में आपको कोई भी काम करना बहुत ही कठिन माना जाता है, जबकि आप धरती पर यानी जो समतल जगह है मैदानों में वहाँ काम करना आसान होता है। और विभिन्न प्रकार के स्थल रूपों पर रहने वाले लोगों के रहन सहन के तरीके में कुछ अंतर भी होता है। क्या आप उनमें से कुछ अंतरों को बता सकते हैं? यस, जैसे कि आपने देखा होगा कि पर्वतों पर जितनी भी चीज़ें हैं जैसे खेती करना और यहाँ पर अगर मैदान पर देखेंगे तो ये यहाँ पर खेती करना आपको उनमें अंतर देखा जाता है। और इसी प्रकार जैसे कभी कभी प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप, ज्वालामुखी, उद्गार, तूफान या बाढ़ बहुत विनाश कर देते हैं और इन आकस्मिक घटनाओं के बारे में जागरूकता पैदा करके हम इसके आने वाले खतरे को कम कर सकते हैं। और हम कितने तरीकों से जल एवं स्थल को उपयोग में ला सकते हैं इसका पता आसपास के क्षेत्रों से आप लगाइए। और प्राय
हम स्थल का उपयोग गलत तरीके से करते हैं, जैसे उपजाऊ भूमि पर मकानों का निर्माण करना। यानी अगर उपजाऊ भूमि है और उस पर आप मकान बनाएंगे तो आप वहाँ पर फसलें कहाँ उगाएंगे? अगर फसलें नहीं उगेगी तो आपके खाने के लिए जो भोजन आता है वो कहाँ से आएगा? तो इस तरीके से हम अपने भूमि का मिसयूज भी करते हैं, जो कि हमें नहीं करना चाहिए। हमें उपजाऊ भूमि के लिए वहाँ पर जो भूमि है उसे छोड़कर दूसरी जगह पे मकानों का निर्माण करना चाहिए। और हम लोग कूड़ा किसी भी भूमि पर या पानी में फेंक देते हैं, जो उन्हें गंदा कर देता है। यानी यहाँ पर यही बताया गया है कि हमें किस प्रकार कौन सी चीज़ों को यूज़ करना ज़रूरी है, ताकि जो चीज़ें उपयोगी हैं वे भी नष्ट ना हों। तो ये था आपका पूरा चैप्टर, जैसे प्रमुख स्थल रूप कौन कौन से हैं, पठार एवं पठार में, पर्वत एवं पठार में क्या अंतर है। इन सारी चीज़ों के आप आंसर बहुत ही इजीली दे सकते हैं, क्योंकि अभी आपने पढ़ा, सब कुछ डिटेल में पढ़ा, लाइन टू लाइन पढ़ा। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछें। एंड डोंट फॉरगेट टू like, share and subscribe this channel. And stay happy, stay safe, and thanks for watching this video.